हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बातें तो बनती है विथ अर्नेस्टो। तो आज की स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ है किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य अतिथि, जो कि नागपुर शहर में बहुत ही बड़े लेवल पे बहुत ही अच्छे से अच्छा काम करके यहाँ पे अपने लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। तो चलिए आज मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ। सर नमस्कार। जी नमस्कार सभी नागपुर वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को, देशवासियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। सर मैं जानना चाहूंगा कि जो किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन जो है जी, इसका आपका जो जर्नी है जी, वो किस तरीके से शुरू हुआ? ये 29/6/1992 की घटना है। उस समय काफी कम उम्र थी मेरी, लगभग मैं 14.5-15 साल का रहा होगा। ओके ओके। तो उस समय मैंने देखता था कि लोग सड़क के किनारे कचरा जो गिरा हुआ रहता कचरा, हाँ, उस कचरे पे से लोग अन्न का दाना ढूंढते थे और अच्छा। उससे लोग पेट भरते थे। तो मैंने देखा कि देखो, प्राणी में और इंसानों में कोई फासला ही नहीं है। जो खाना प्राणियों ने खाना चाहिए, इंसान भूख के मारे वो खा रहा है। ओके। कहीं मैं देखता था कि लोगों के पास इतने सारे कपड़े हैं कि वो उनको कपड़ों को उतार के एसी लगा के कपड़ों को कार पे या गाड़ी की घर की खूंटी पे टाक देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं रोडों पे सोने वाले कि जिनके ऊपर में कपड़े नहीं है, वो ठंड से कांपते हैं। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे मन को विचलित करने वाली घटना थी। उस दिन सौभाग्य से मेरा जन्मदिन था। अच्छा, दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों थे। ओके, मेरा ओके। जन्मदिन था, तो मैंने संकल्पना की कि मैं कुछ एक ऐसा संगठन बनाऊं हाँ, जिसका मूलभूत अधिकार होगा हमारा स्वास्थ्य, हाँ, शिक्षा, रोजगार। बराबर। क्योंकि मूल है रोजी रोटी। Yes, रोजी रहेगी, घर चलेगा, घर रोटी चलेगा। रहेंगी, परिवार चलेगा। और बराबर। सुशिक्षित बनना जरूरी है। तो इस तरह का जब मैंने संकल्पना की तो शुरू में कम लोग जुड़े। उस समय हमारे एक डीडी न्यूज करके चैनल चला करता था। हाँ, हाँ, इनके सुना। एक पत्रकार हुआ करते थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे, महाराष्ट्र के थे वो, देशमुख करके। तो उन्होंने काफी हेल्प की थी मेरी इसमें। अच्छा, ओके। फिर नाम का ये हुआ था भैया कि किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोर्स। ये नाम कैसा? इस नाम से शरीर में सिरहना आती है, मतलब थोड़े कम कभी छूटती है। बराबर, तो बराबर। कोई सॉफ्ट नाम क्यों नहीं? तो उसके पीछे की स्टोरी मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या होता है कि आज दुर्भाग्य से इस भारत देश को, ये एक हम जिसे माँ मानते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के फूल हैं और इन फूलों से एक गुलदस्ता सजा हुआ भारत माँ का। लेकिन दुर्भाग्य से हमने उसको जाति, धर्म, पंथ, मजहब, रंग, रूप और प्रांतवाद में बांट दिया है। अगर मैं किसी महाराज के नाम पे रखता, किसी सूरवीर के नाम पे, तो कोई संगठन खड़ा हो जाता कि ये हमारे हैं, आपने हमारी इजाजत ली। या मैं किसी नायक के नाम पे रखता तो यही घटना हो जाती। या मैं किसी अपने जो भगवान बोले जाते हैं किसी भी मजहब धर्म के, उन पे रखता तो हो सकता मुझे किसी अदालत का सामना करना पड़ता, कानूनी उसका। इसीलिए मैंने रखा कि भाई ये किसी पे भी ना जाए और उस संगठन का एक ऐसा क्रेज बने लोगों के अंदर में, भ्रष्टाचारियों के अंदर में और आम जनता के अंदर में, मसीहा भ्रष्टाचारियों के लिए हम काल बने। तो ये संगठन का नाम रखने का हमारा वो था, मतलब संकल्पना थी कि ऐसा नाम रखा जाए संगठन का। जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस संगठन के माध्यम से जी, समाज में, पूरे अपने शहर में जी, आपके जितने भी कार्य हो चुके हैं जी, उसमें लोगों को कितना लाभ मिला है? ये सिर्फ नागपुर में नहीं, हमारे संगठन के माध्यम से जो भी कार्य हुआ वो सिर्फ नागपुर में नहीं हुआ, वो महाराष्ट्र के अलावा विभिन्न राज्यों में, मैं भी पूरा देश तो नहीं कह सकता हूं, मगर बहुत सारे राज्यों में हमारे संगठन के माध्यम से लोगों को मदद मिली है। कोई बच्चे को चाहे आपके एडमिशन संबंधित हो, चाहे मेडिकल हेल्प संबंधित हो, या चाहे रोजगार संबंधित हो। क्या होता है कि बहुत बार कंपनियां जब खुलती हैं, लोगों को इस बात का पता नहीं रहता कि एक संवैधानिक अधिकार होता है कि उस राज्य का मूल निवासी, बराबर, हाँ। मूल निवासी, मैं कहीं जाति, धर्म, पंथ, मजहब की बात नहीं करूंगा, मूल निवासी जो वहां पैदा हुआ है, उसका पहला अधिकार होता है कि भैया इस व्यक्ति को पहले यहाँ पे नौकरी मिले। तो लोग अनदेखी करते हैं। राजनीतिक पार्टियों का क्या होता है कि लोग उनके पास जाते हैं कि साहब हमारे बेटे के लिए, हमारे रिश्तेदार के लिए नौकरी देखो, पढ़ा लिखा घर में जा, इसको नौकरी मिल रही। लेकिन नेता नहीं कर सकता कि उसे पार्टी फंड मिलता है। सामाजिक कार्यकर्ता अपनी दुकानदारी चलाता, उसकी मजबूरी है। लेकिन हम जो कार्य करते हैं वो हम संवैधानिक दायरे में रहकर करते हैं कि इसको इसका मूल अधिकार मिले। तो इस तरह हम रोजगार लोगों को दिलाते हैं। दूसरी बात, एडमिशन संबंधित देश के किसी भी कोने में हो तो हमारी जो उन क्षेत्रों के जो शिक्षा के जो बड़े बड़े कॉलेजों के चेयरमैन हैं या फिर इन समिति में जो लोग बैठते हैं, उनके साथ में हमारा समन्वय अच्छा है। मैं स्वयं राष्ट्रीय RTE का कार्य करता हूँ। मैंने स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दायर की हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करता हूं। सौभाग्य से एक और लगी है, वो है शिक्षा के व्यवसाय और बाजारीकरण के खिलाफ। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि भारत के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई राजनीतिक पार्टियां, कोई सामाजिक कार्यकर्ता
कोई आम नागरिक या। इस विषय पे बात नहीं करना नहीं चाहता। कर रहा है। एग्जैक्टली आपकी बात सही है। जी देखिए मैं अभी हाल ही फिलहाल में एक चीज के ऊपर बहुत गौर कर रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। जी लोग शिक्षा के लिए जो स्वास्थ्य है, रोजगार है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। जी। लोग जा रहे हैं दंगे फसादों में, लोग जा रहे हैं झूठी अफवाहों में। जी लोग वहां पे जो अभी शहर नागपुर सिटी में जी जो हाल ही में जो माहौल हुआ है, जी मैं आपको ये बात पूछना चाहूंगा कि अभी का यूथ जी क्या सच में स्वास्थ्य, रोजगार इसके ऊपर ध्यान दे पा रहा है या दंगलों में ध्यान दे पा रहा है? ये कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज का युवा नहीं चाहता दंगा फसाद, वो चाहता सुंदर वातावरण, सुरक्षित वातावरण, संपन्न वातावरण। मगर ये जो हमारी फेसबुक यूनिवर्सिटी हो गई हाँ। या फिर आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी नाम कह रहा हूं इनको, क्योंकि शिक्षा पे लोगों का भरोसा कम हो गया, इन चीजों पे लोगों का भरोसा ज्यादा हो गया। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप आज सुबह से मोबाइल पे देखो, दुर्भाग्यवश 4 साल का बच्चा भी मोबाइल लेके बैठता है। माँ जो माँ होती ना, माँ का मातृत्व कम हो गया। माँ ध्यान दे रही कि बेटे के हाथ में मोबाइल दे दो, बेटा चुप हो जाएगा। माँ भी मोबाइल में, पिता मोबाइल में। तो कहीं ना कहीं हमारे जो नैतिक पतन हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो अफवाहों को बढ़ावा दे रहे हैं। युवा नहीं जाना चाहता उन रास्तों पे, दंगाइयों के रास्ते पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो रहा है। अरे कहीं ना कहीं जो किसी भी धर्म मजहब में अगर कट्टरता आ गई धर्म के प्रति, तो यकीन मानिए हमारा पतन निश्चित है। और यही पतन का कारण हो रहा है, जो युवा आक्रोशित हो रहे हैं उसका मूल कारण है झूठी अफवाहें। और अफवाहों में आके हम अपना भला बुरा भूल रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी जो है ना, उसके माथे पे हम जो है एक कलंक लगा रहे हैं, एक नासूर लगा रहे हैं दंगाई का। बराबर। मुझे एक बात बताइए, अभी जो सही में जो दंगा हुआ, जी। जो 17 तारीख से शुरू जी, जो, हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है इसके पीछे किसका राजकारण होगा, इसके पीछे किसका हाथ होगा? देखिए, ये आपने बहुत गंभीर और ज्वलनशील मुद्दा उठाया है। हाँ। इसको सामान्य भाषा में सेंसर बोला जाता है। मगर मैं अपने विचार खुल के रखूंगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते ही नहीं। हाँ। भाई मैं तो 3600 सम्मान मिलने वाला भारत का नहीं, विश्व का अकेला व्यक्ति हूं जिसे उसकी समाज सेवा के लिए 3600 प्लस मिले हैं। अभी मुझे हरियाणा महासंघ से मिला है, मुझे कई सरकारों से मिला है, तो मेरे कार्य के लिए मिला है, और मैं बिंदास बोलने में पसंद रखता हूं। यह जो दंगा हुआ, इसका मूल कारण है शासन प्रशासन की नाकामी। जब आपको पता था कि अभी हमारे जो राजे हैं, हमारे भगवान है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, राजे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जो जन्म दिवस आ रहा था, जन्म शताब्दी आ रही थी, जन्म शताब्दी, तो उस मौके पे आपने तो पहले तो किसी भी प्रकार की, किसी भी संगठनों को, कोई भी मजहब धर्म वाला हो, उनको आपने इजाजत नहीं देनी थी। बराबर। और अगर इजाजत दे दी, अगर उस दिन सुबह इनका आंदोलन हो भी गया कुछ हिंदुवादी संगठनों का, तो उसके बाद में किसी पुलिस स्टेशन के अंदर में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कैमरे के सामने, एक पुलिस स्टेशन के अंदर में दूसरे समुदाय के लोगों ने आवेश में आके एक अफवाह फैलाई गई थी ना। पहले अफवाह फैलाई गई कि चादर कहीं से निकाल के जलाई गई, उसके बाद बोला गया कि चादर पर आयात लिखी हुई थी, फिर ये बोला गया कि पवित्र ग्रंथ जो कुरान होता है वो जलाया गया। तो इस तरह की जो अफवाहें फैला गई, स्वाभाविक है कि भाई कहीं ना कहीं जो ये युवा जो सोशल मीडिया पे आग की तरह अपने विचारों को फैलाता, तो ये था कि ये घटना घटनी थी। जब पुलिस स्टेशन में ये आक्रोश हुआ, वहां बहुत से आपत्तिजनक नारे भी लगे। वहां मैंने वो वीडियो देखे हैं, स्वयं मैंने देखा कि वहां कुछ आपत्तिजनक नारे लगे हुए हैं। तो उस समय शासन प्रशासन की जिम्मेदारी थी, हमारे महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी थी, हमारे पुलिस मुखियाओं की जिम्मेदारी थी कि इस चीज की रोकथाम की जाए। जो शांतता समिति में बैठे हुए लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के अलग अलग वर्गों के जो लोग आते हैं, उन लोगों को, प्रमुख लोगों को बिठाया जाए और तुरंत उस पर काबू किया जाए। लेकिन नहीं हो पाए ये काबू, और हमारे 300 साल का गौरवशाली इतिहास नागपुर का, बोलने में दुख हो रहा और आवेश है, आंखों में आंसू है और जबान में गुस्सा है कि ये कलंकित हो गई ये पावन मिट्टी, जिस मिट्टी ने कई रणवाकुरों को पैदा किया। ये तो हमारे राष्ट्र संत तुगड़ोजी महाराज, संत गाड़गे महाराज, हमारे विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, संघ और विभिन्न प्रकार के पवित्र भूमि रही है। और यहाँ दंगा होना, ये हमारे लिए, हर नागपुर वासियों के लिए शर्मसार है। ये सही बात है। देखिए, अभी हमने इतने समय से ये देखे हैं कि नागपुर में भाईचारा बंधुत्व बना रहा है जी। और मैं जानता हूँ कि साल अभी 2025 में ये जो घटना घटित हुई है जी, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आने वाली यूथ पे पड़ने ही वाला है, आने वाली पीढ़ी पे पड़ने ही वाला है जी। तो इसको किस तरीके से रोका जाना चाहिए? मैं आपके विचारों से सहमत हूं
कि ये जो प्रभाव है, ये खासकर जो युवा पीढ़ी, मतलब अभी जो कदम रख रहे हैं, हाँ। बालपन से ऊपर की उम्र में, जो 8 साल 10 साल 12 साल 16 साल की कच्ची उम्र होती है, हाँ। कुम्हार जब कच्ची मिट्टी से ही अपने घड़े और ये तैयार करता, ये कच्ची मिट्टी के अंदर में एक दरार पड़ गई, बराबर, एग्जैक्ट, ये दरार पड़ गई, और दुर्भाग्य से इस दरार को पाटने का कोई काम नहीं कर रहा है। बराबर, जितने भी राजनेता सारे रोजी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रोजी रोटी सेकने में लगे हुए हैं, इस देश का प्रफुल्ल वर्ग जो होता है वो भी अपनी रोजी रोटी सेकने में। एक पढ़ा लिखा नागपुरकर बाहर आके ये नहीं कह रहा कि हमें इस दंगे को रोकना है। अरे दंगा देखो, दंगा संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है, अरे ये भारतीयता है, हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब एक सुंदर संस्कृति जीवन जगने की, हर हम सब एक हैं, हम सब इस भारत माँ की संतान है। ये बहुत दूर तक ये जाएगा, ये यकीन मानिए आप कि इसका परिणाम बहुत दूर तक जाने वाला है अगर ठोस उपाय नहीं किए गए। और उपाय करना है कि हमें एक दूसरे का भरोसा जीतना है। देखिए, हम मैं स्टेटमेंट के बारे में ये जानना चाहूंगा कि नागपुर शहर में नागपुर के आमदार रह चुके राम अभी भी है जी, हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री भी नागपुर से ही है जी, वो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि वहाँ के कुछ मुस्लिम बांधव और कुछ हिंदू समाज के जो घर है जी, वहाँ पे सिर्फ हिंदुओं के घरों पे लाठीचार्ज की गई है, वहाँ पे कुछ दगड़ फेंक की गई है। जी, जी। तो जब हमें पता है कि वहाँ पे भाईचारा है, बंधुत्व है, हाँ, तो आप ऐसा स्टेटमेंट देना आपके लिए उचित है अगर आप आमदार हो तो? देखो, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे भारत में नहीं, मैं जो विदेशी न्यूज चैनल उन पर भी देखता हूं तो मुझे स्वयं में आत्मग्लानि महसूस हो रही कि मैं नागपुर का हूं, क्योंकि हमारी छवि बहुत धूमिल कर दी गई है। सांसद हमारे, आमदार खासदार सारे हमारे, सत्ताएं दोनों तीनों मतलब नगर पालिका की हमारी, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी इस समय यह है कि दंगा को कैसा रोका जाए, आपसी भाईचारा कैसा बढ़े, हमारे में जो द्वेष भावना बढ़ रही है वो कैसी कम हो। हमारा मूल मकसद ये होना चाहिए, हमारा मूल मकसद इस समय ये नहीं होना चाहिए कि मुसलमान ने हिंदू के घर तोड़ दिए, मुसलमान का 12 साल का लड़का तलवार लेके घूम गया, ये अभी हमारा उद्देश्य नहीं है। जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। जो भी आरोपी है किसी भी धर्म मजहब का हो, उसको कठोर से कठोर सजा मिले, क्योंकि इस देश का सबसे पवित्र ग्रंथ कोई है, वो है संविधान, और संविधान से बढ़कर मैं किसी को नहीं मानता हूं। लेकिन इस समय नेताओं ने संयम से काम लेना चाहिए। सर्वधर्मीय और सर्वकर्मीय और जितने भी राजनेता है सब ने मिलके सड़क पर उतरना चाहिए, बंद कमरों में नहीं, ऐसी कमरों में नहीं। आप सड़क पर उतरिए, आप उन इलाकों में जाइए, हम आपके साथ हैं, हम आपको सहयोग करते कंधे से कंधा मिला के। और हिंदू मुसलमान जो है, अगर राम रहीम है ना, और राम है ना, तो दोनों को मिलाने का काम हमने करना चाहिए। होली की गुजिया अगर मेरा मुस्लिम खाता था ना, तो मुस्लिम की ईद के समय से वही हमने भी खाई ना। तो आज इसमें दरार ना हो, इसमें कड़वाहट ना हो, ये राजनेताओं ने करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश सारे राजनेता, चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हो विपक्ष में बैठे हो, रोजी रोटी सेक रहे हैं। किसी को मुस्लिम वोटों की चिंता है, किसी को हिंदू वोटों की चिंता है। फिर से कहना चाहूंगा कि हमें किसी कब्र पे लड़ने की जरूरत नहीं है। जब 108 साल मराठाओं ने राज किया, पेशवाओं ने राज किया, उन्होंने तो कभी ये मुद्दा ही नहीं उठाया ना कब्र का। अरे कब्र का मुद्दा उठा के हम उस आक्रांता को, उस क्रूर को महामंडित क्यों करें? क्यों करना हमने महामंडित? अपनी युवा पीढ़ी को हम सदमार्ग पे ले जाएं, हम रोजगार के मार्ग पे ले जाएं, शिक्षा के मार्ग पे ले जाएं, हैं, हम भाईचारे के मार्ग पे ले जाए। हम तो कटुता भर रहे हैं उनके अंदर में। ये कैसे शासन प्रशासन, कैसी सत्ता पक्ष और कैसा विपक्ष है ये? नहीं, मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम समय में अभी नागपुर का जो यूथ है अभी इस वक्त इतना आक्रोशित हुआ है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या कदम उठाए, क्या हम लोग सही दिशा मार्ग में चले। तो मुझे ये बताइए कि उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि आपको किस मार्ग में अभी ध्यान देना चाहिए? मेरे अपने सभी नागपुर के सभी युवाओं से, किसी भी जाति धर्म पंथ मजहब रंग रूप प्रांत झंडावाद वाले को, हर व्यक्ति से और हर युवा से मेरा यही कहना है कि आप लोगों के पास बहुत बड़ा लंबा जीवन पड़ा हुआ है। आप अफवाहों पर मत जाओ, अफवाहें फैलाई जाती हैं। और आपके लिए एक छोटा उदाहरण दूंगा मैं कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा दंगा करने से हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा, हम बहुत आगे महान बन जाएंगे, तो आप गलत फहमी में हो। एक छोटी सी भी एनसी अगर किसी के विरुद्ध बन गई, आपका पूरा जीवन खत्म है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते आप थक जाओगे। अगर आपको कहीं विदेश में नौकरी लग गई, आपको कहीं हज उम्रा के लिए जाना है या हिंदू बांधव के लिए किसी काम के लिए विदेश जाना है, यकीन मानिए आपके मार्ग में आपको वीजा नहीं मिल सकता, आपको पासपोर्ट नहीं मिलता। आप जब किसी कॉलेज में, भारत के देश के भी किसी राज्य में जाओगे, शिक्षा के क्षेत्र में आप एडमिशन लोगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पे छाप पड़ी हुई दंगाई की। और उसके अलावा यही नहीं है, इसके अलावा
आप अपने आने वाली पीढ़ी का भी नुकसान कर रहे हो। जब आपके रिश्ते कहीं लगेंगे, कहीं आपकी शादियां होनी होंगी, रिश्ते लगेंगे, तो कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता किसी दंगाई से करना नहीं चाहेगा। आप गलत फहमी मत आओ, राजनीति की कठपुतली मत बनो। ये राजनेताओं के हाथ की कठपुतलियां बन रही। यहाँ भावनाओं में ये बोलते हैं कि हिंदू का घर टूटा, वहां भावनाओं में कहते हैं कि मुसलमान की हमारी चादर जला दी, वहां वाला मुस्लिम को युवाओं को भटका रहा है या हिंदू को भटका रहा है। अरे हम दो हाथ हैं, इस भारत माँ को हमें मजबूत करना, अपने नागपुर को फिर से पावन करना है। तो किसी भी राजनीति के और किसी भी धर्म मजहब के, जो मैं धर्मगुरु बोलते हैं, लेकिन मैं उन्हें ठेकेदार कहता हूं, क्योंकि ये ठेकेदार है, आधुनिक दौर के ठेकेदार हैं। भड़काना ठेकेदारी होती है। तो इनके भड़काने पे न जाए, अपने बुद्धि विवेक संयम से काम करें और अपने परिवार का ध्यान रखें। स्वच्छ सुरक्षित नागपुर बनाना ये हमारी संकल्पना है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और अगर आपके आसपास कोई गलत घट रहा है परिवार में भी, आप यकीन मानिए, आप कानून की मदद लीजिए, आप प्रबुद्ध वर्ग जो होता है उस वर्ग की मदद लीजिए और आप अपने आप को दंगे की आग में मत झोंकिए। बराबर। मैं आपको अभी एक बहुत अच्छा एक अभी जो हाल ही में एक फिल्म लॉन्च हुई है जी, छावा फिल्म है जी, छावा फिल्म में जो चित्रीकरण दिखाया गया है जी, तो मुझे एक बात बताइए, जो विज्ञापन और जो एडवर्टाइजमेंट जो आज टीवी में चलती है, जो जो कलाकार, जो लोग विज्ञापनों का ऐड करते हैं, जैसे कि विमल है, गुटखा है, पान सुपारी है, तो क्या ये विज्ञापन अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए वो योग्य है कि ऐसा इस तरीके से सेंसर बोर्ड उनको पास करे? सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि कोई भी फिल्म, चाहे वो इतिहास पे बनी हो या किसी सच्ची घटना पे बनी हो, फिल्म दिखाने का और देखने का मकसद होता है मनोरंजन। हाँ, बराबर। फिल्म देखने के बाद अपनी भावनाओं को भड़काना, मुझे नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं हम लोग, कि अपनी भावनाओं, अपने आवेश में आना। क्योंकि आवेश में, भावनाओं में आके हम अपने स्वयं का नुकसान कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का नुकसान कर रहे हैं और युवा भ्रमित हो रहे हैं। और ये भारत सरकार का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, मैं इसे सफेद हाथी का नाम देता हूं। इसने बहुत बार ऐसी चीजें पास करवा दी हैं कि जो इसे नहीं करवानी थी। सेंसर बोर्ड का काम क्या है कि इस चीज से भावनाएं भड़क सकती हैं, उस चीज का इन्होंने ध्यान रखना चाहिए। भविष्य में कम से कम जो चूकें अगर हो गई पूर्व में, वो अब भविष्य में ना हो, इस चीज की इन्होंने करना चाहिए। और कोई भी फिल्मी हीरो, मैं कड़वी बात कह रहा हूं अपने संवाद में, कि कोई भी फिल्मी हीरो मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए आदर्श नहीं है। क्योंकि जो जुआ खेलना सिखा रहा है, जो सट्टा खेलना सिखा रहा है, जो तीन पत्ती खेलना सिखा रहा है, और सबसे बड़ी बात जो गुटखा, तंबाकू, शराब की ऐड कर रहा है, जो महिलाओं को, एक अगरबत्ती का विज्ञापन आता है, और नारी शक्ति इस देश की जगत जननी है, हम जगत जननी कहते हैं नारी शक्ति को। अगरबत्ती के विज्ञापन में यही फिल्मी लोग, जिन्हें हम अपना आदर्श मानना, आज का युवा, ये लोग हमारी अगरबत्ती के एक ऐड में एक नारी के वस्त्र उतार देते हैं। तो ये हम इनको अपना आदर्श कैसे माने? और ये जो कुकृत्य कर रहे हैं, मैं इसे कुकृत्य का शब्द दूंगा, जो कुकृत्य इन फिल्मी हीरो, नॉट द हीरो, ये हीरो नहीं है, ये सिर्फ अभिनेता हैं, ये कठपुतली हैं, ये नाच रहे हैं। तो इनको अपना आदर्श मानना हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत गलत है। हम अपने आप को खाई में डाल रहे हैं। ये आदर्श नहीं हो सकते हमारे महानायक, राष्ट्र नायक अलग हैं, ये नहीं है। और इनके द्वारा दिखाए गए विज्ञापनों से पूरे देश की छवि, समाज की छवि खराब और धूमिल हो रही है और युवाओं पर बहुत बड़ा दुष्परिणाम जा रहा है। आज कम उम्र में आप देख रहे होंगे शराब और सिगरेट, बच्चे कहीं भी बैठ के सिगरेट के सुट्टे लगा रहे हैं, पांव पे पांव रखते हैं, सिगरेट पीते हैं और दारू निकाल के पीते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको ये चीजें एक सिंबल लग रहा, हाई लेवल का, कि हम ये करने से हम बड़े बन रहे। इनको कौन सिखा रहा? ये फिल्मी जगत के लोग। तो ये हमारे आदर्श नहीं। युवाओं से हाथ जोड़कर अपील है कि ये हमारे आदर्श नहीं, इनको आप अपना आदर्श मत मानो। देखने जाएंगे हम नागपुर शहर में अभी क्या हो रहा है ना, हाल ही में क्या हो रहा है, सब लोग को इन्फ्लुएंसर बनना है, सब लोग को शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं देना है। लोग छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक वीडियो बना रहे, शहर में ये कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, ये सब आप वीडियो बना रहे हो जी, और जो अपलोड कर रहे हो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप जी, अपलोड कर रहे हो, जी, जी, तो ये संदेश लोगों तक पहुंचाना, इस तरीके से घटिया बेहुदा वीडियो आप लोगों के मन में डालना, ये बच्चों के लिए कितना घातक हो सकता है? बहुत घातक है, बहुत ज्यादा घातक है। मेरा संगठन एक नारी शक्ति एक सम्मान भी है जो राष्ट्रीय लेवल पे काम करता है, उसका भी मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। हम महिलाओं के अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, उसकी अस्मिता की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आज मैं 2 बेटियों का बाप हूँ,
लेकिन डर लगा रहता है कि कब बेटियां किस मार्ग में न निकल जाए, हम कितने अच्छे संस्कार दे। उसका जो आपने उदाहरण दिया, इंस्टाग्राम रील जो बन रही है, हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय आंखों पर पट्टी बांध के ये दृष्ट राष्ट्र बन चुके हैं, गंधारी बन चुके हैं। इनको दिख नहीं रहा है कि 8 साल 9 साल की बच्ची किस मार्ग पे जा रही है, बच्चियों के कपड़े उतर रहे हैं वो रील के चक्कर में प्रसिद्धि पाने के लिए। ये बहुत दर्दनाक और आने वाले समय में बहुत बड़ा नासूर और कैंसर है हमारे लिए। क्या आपको लगता है कि जैसे अभी इसके पहले टिकटॉक है या म्यूजिकली है, ये जो एप्स है जी, ये बैन हो चुके थे पूरे देश में, पूरे विदेश में सारी चीजों को बैन कर दिया गया जी। क्या इंस्टाग्राम भी आपको लगता है बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल। इंस्टाग्राम से कहीं शिक्षा नहीं मिल रही है, इंस्टाग्राम से किसी को स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल रहा है, इंस्टाग्राम से किसी का राजनीतिक करियर नहीं बन रहा है, इंस्टाग्राम से किसी को रोजी नहीं मिल रही है। सिर्फ प्रसिद्धि पाने के चक्कर में मेरी 8 साल की बेटी, इस भारत की हर बेटी मेरी बेटी है, 8 साल की बेटी कहीं ना कहीं नग्न होके वस्त्र उतार के प्रसिद्धि पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो रील बना रही है, जो दुर्भाग्यजनक है। और उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप भी दोषी है। माँ बापों के मुंह को भी लग गया प्रसिद्धि का चस्का, और भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय सेंसर बोर्ड तुरंत प्रभाव से इसे तुरंत बैन कर दे। जितने भी ये प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां गंदगी परोसी जा रही है, अश्लीलता परोसी जा रही है, जहां दंगे की रूपरेखा बनाई जा रही है, ये दंगे की रूपरेखा भी यहीं से बनी ना। व्हाट्सएप ग्रुप बनते हैं, इंस्टाग्राम पे बोला जाता है, भीड़ एकत्र होती है, तो ये सारी चीजें तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद करे। न मैं अरविंद कुमार रतूड़ी, नहीं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायालय मित्र के नाते भी मैं एक याचिका दायर करूंगा, जो विभिन्न सरकारों के खिलाफ, राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के खिलाफ होगी मेरी। तो सर, मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि अभी नागपुर शहर में जो दंगे का जो भावना जो उत्पन्न हुई है जी, इसको हम लोग को कैसे रोकना चाहिए? देखो, इस दंगे को रोकने का सबसे कारगर उपाय जो है, मैं नहीं कहूंगा कि सख्ती, वो कायदे का, शासन प्रशासन और कायदे का विषय हो गया, न्यायालय पुलिस का विषय हो गया। इस दंगे को रोकने का सबसे अभी जो सरल उपाय है वो है कि सभी राजनीतिक लोग, सभी सामाजिक लोग और समाज के विभिन्न वर्गों के वो प्रबुद्ध वर्ग मिलके सामने आए, लोगों से बात करें, एक दूसरे की तरफ भाईचारे का हाथ बढ़ाएं और एक दूसरे के हाथ में हाथ देके वो नारा दोहराएं कि हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। इस तरह से हम इस घाव को मिटा सकते हैं, इस घाव पे हम मलहम लगा सकते हैं। और हो सकता है कि ये नहीं कह सकते कि नहीं मिट सकता, मिट भी सकता अगर आपसी भाईचारा और विश्वास अगर हम फिर से कर पाए। और प्रत्येक नागरिक को, मैं देख रहा हूं कि पढ़ा लिखा वर्ग भी घर में बैठा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग घर में बैठे हुए हैं। कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले और कुछ एक अलग अलग मूवमेंटों में काम करने वाले, जिनका जनता के साथ ज्यादा ये गिरता है ना, प्रभाव गिरता है, लोगों के साथ ज्यादा संपर्क बनता है, ऐसे लोगों ने तो खासकर सामने आना चाहिए, अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ करके कि मैं एक दक्ष नागरिक हूं और मेरी जिम्मेदारी है कि लोगों से मिलूं। और लोगों के में जो गलत भावनाएं फैली है, सोशल मीडिया से जो बहुत सारे अफवाहें फैलाई गई हैं, जो घृणा और नफरत और गुस्सा, क्रूरता का रूप में बाहर आ रहा है ना, उसको रोकने का काम करना चाहिए। लेकिन नहीं आ रहे। मेरी इन सभी लोगों से अपील है कि आप आइए, हाथ बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, हम अपनी जनता के साथ चलते हैं। आज नागपुर की आबादी, इसमें भी 2 आंकड़े दूंगा। नागपुर की जो आबादी है लगभग 36 लाख के आसपास की, जो संवैधानिक बोली जाती, मैं इसमें एक रूल जोड़ूंगा, असंवैधानिक, मतलब ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी गणना नहीं हुई, वो बेचारे तो जिंदे में या मुर्दे में नहीं पता, तो लगभग ऐसी हमारी 65 लाख की आबादी है। तो उस सारी आबादी को साथ लेने का काम हम करें, लोगों के घरों तक जाएं, उनके आंगन में बैठे और उनके साथ अपनी भाईचारा का रिश्ता लगाए, तो यकीन मानिए दंगा भी रुकेगा और जो कटुता फैली है वो भी दूर होने का काम करेगी। मुझे एक बात बताइए, जब इलेक्शन का दौर होता है, जब इलेक्शन का माहौल होता है, ये जो आमदार है, ये जो यहाँ के राजनीतिक जो पक्ष के वर्ग के लोग हैं, ये प्रत्येक घरों में जाके लोगों से अपील करते हैं कि हम आपके साथ हैं। क्या दंगा होने के बाद वो सारे अधिकारियों ने या फिर इतने सारे लोगों ने कभी किसी के पास जाके ये सुझाव रखा कि ये हम आपको सुरक्षित रखेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रखा गया इस बात, बिल्कुल नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब चुनाव आता है तो नेता घर घर घूमता है, घर घर में जाके कहता है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपका हूं, अब मुझे 24 घंटे कभी भी आवाज देना, मैं आपके लिए हमेशा दौड़ूंगा। और दुर्भाग्य से जब नेता चुन के आता है तब वो कभी आपका नहीं होता है,
Exactly. तब वो सरकार और आला कमान का हो जाता है, आपको उसके दरवाजे से निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। और इस समय तो आपने घर घर जाना था, दरवाजे पे जाना था, लोगों पे मल्लम लगाना था, भाईचारा बढ़ाना था, लेकिन आप तो अपनी दुनिया में खुश हो। आप वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, बयान बहादुर। चाहे इधर विरोधी पक्ष हो, चाहे इधर सत्ता पक्ष हो, सब अपने अपने बयान देके उस खाई को पाट नहीं रहे, बल्कि वो खाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सॉरी, माफी चाहूंगा, कोई नेता आपका नहीं होता है। और जिस दिन आप अपने वोट की ताकत जानोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपको, जिस दिन हर नागपुर का और हर देशवासी अपने एक एक वोट की कीमत समझेगा ना, सबसे बड़ा दान मतदान जो हम मतदान करते हैं, जिस दिन आपकी एक वोट की कीमत आप समझ गए ना, यकीन मानिए कितना भी बड़ा नेता होगा ना, राष्ट्रीय लेवल का, क्षेत्रीय लेवल का या शहरीय लेवल का, वो आपके घुटनों पांव में बैठेगा, घुटनों के बल। तो जनता से अपील है कि आप अपनी ताकत तो बढ़ाइए। ये नेता आपके घुटनों का बल बैठेंगे और ये आपके नौकर हैं, आप इनके नौकर नहीं है। सही बात है जी। आप मुझे एक बात बताइए, देखो अभी हमने कई वीडियोस देखे जी, नागपुर शहर में कई वीडियोस रूमर्स की तरह इतने फैले हैं कि आग जली हुई है, पुलिस कर्मियों पे पथरा हुआ है। तो कुछ वीडियो मैंने ऐसे भी देखे कि पुलिस खुद वहां पे सहभागी थी कि कुछ गाड़ियों को तोड़फोड़ करने में। ऐसे कुछ वीडियोस भी हमारे सामने आए हैं। जी तो जी, आप मुझे बताइए कि प्रशासन उसके बारे में क्या ध्यान देना चाहिए। देखो, ये कुछ वीडियो मेरे पास भी आए, मैंने स्वयं इसके लिए मैं आपकी एक जानकारी दुरुस्त करवा दूं कि ये इसके लिए मैंने कुछ खूबियां एजेंसियां जो होती है एक दक्ष नागरिक के नाते मैंने उनको दिया हूं। और ये बोला है कि अगर इसमें पुलिस की संलिप्तता पाई जाती है तो इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए कि जिनका काम रक्षक बनना वो भक्षक ना बने। आप न्यायप्रिय काम करें। और अगर पुलिस का ये काम नहीं है तो क्या कारण है कि आज तक आपने उन पत्रकारों को नहीं पकड़ा जो ऐसी वीडियो मार्केट में चला रहे हैं। तो इसकी जांच का विषय है, इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं चाहता हूं ये चीज हो। मैक्सिमम अभी हो रहा है कि जितने से ज्यादा शेयरिंग्स हो रही है, वीडियोस शेयरिंग्स हो रही है इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बहुत ही घटिया किस्म की वीडियोस और सारी चीजें प्रमोट हो रही है जी। तो आप मुझे बताइए कि इसके ऊपर कितनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी गलत मैसेजेस ना आ जाए। भविष्य में अगर हमें दंगा मुक्त शहर, राज्य और देश बनाना है तो सबसे पहले आपको, मैं पूर्व में बोल चुका हूं अभी आपको कि अश्लीलता फैलाने का काम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। तो दंगा फैलाने का जो काम किया, बोलते ना कि आग में घी डालना, आग में पेट्रोल डालने का काम जो किया है, ये सोशल मीडिया ने किया, इंस्टाग्राम ने किया, व्हाट्सएप ने किया, फेसबुक ने किया। और ऐसे कई एप्स हैं कि जिनके बारे में हमें तो उतना पता नहीं है। ये वो गुप्त एप्स होते हैं जिसकी तो सिर्फ खुफिया एजेंसी ही जांच कर सकती है। तो अगर भविष्य में ये चीजें रोकनी है तो यकीन मानिए भारत सरकार तत्काल प्रभाव से, और माननीय अदालतें, आप सिर्फ मूक दर्शक नहीं बन सकते हैं, आप भी देश के मूल स्तंभ हैं। आप भी स्वसंज्ञान लें और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को जो दंगा करवाने में अहम भूमिका निभा रही है, इनको तुरंत आप बैन करवाइए, प्रतिबंधित करवाइए। मैंने इतनी सारी चीजों को नोटिस किया, हम लोग ये ऑब्जर्वेशन में ही है कि ये नागपुर सिटी से जो ये कंटेंट जा रहा है, जिस 17 तारीख को ये घटना घटित हुई, अगले दिन में पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे शहरों में इसकी सूचनाएं इतनी तेजी से फैलने लगी कि उसकी सही जानकारी क्या है क्या नहीं, ये भी लोगों के पास नहीं पहुंची। तो आप मुझे बताइए कि ये सही जानकारी लोगों तक पहुंचना कितना जरूरी है। 98% सारी झूठी खबरें पूरे महाराष्ट्र भर में नहीं, मैं तो पूरे देश भर की बात कर रहा हूं। चाहे वो नेशनल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक, या फिर आपका लेखनी वाले मीडिया हो, हर मीडिया में लगभग सत्यता से परे खबरें दिखाई जा रही हैं। और जिस मीडिया का भी काम होता है कि इस समय हम दिमाग से, शांति से काम ले, हम उग्रता न फैलाए, हम जहर न फैलाए। तो ये जहर जो फैल रहा है इसको रोकना जरूरी है। और आपको एक विषय बताना चाहूंगा मैं, ये किसी भी पत्रकार ने अभी तक मुझे पूछा नहीं, अरे किसी भी राजनेता ने ये शब्द नहीं उठाया, या किसी पुलिस के बड़े अधिकारी ने। मुझे बताइए, औरंगजेब की कब्र जिसके लिए ये इतना बड़ा माहौल हुआ, ठीक है, आक्रांता है, उसे महामंडित नहीं करना है, लेकिन ये मुद्दों को उठा के कहीं ना कहीं तो महामंडित हो रहा ना हो रहा है। अरे जितने बुरे व्यक्ति का भी आप प्रचार प्रसार करोगे, कहीं ना कहीं लोगों की उत्सुकता उसके बारे में जागेगी। तो मुझे बताइए, जो औरंगाबाद शहर था, जो अभी हमारे राजे, धर्मवीर संभाजी राजे के नाम से जाना जाता है,
तो कब्र तो वहां है, वहां दंगे नहीं हुए। नागपुर में दंगे क्यों हुए? क्या आपने किसी ने सोचा इस बारे में कि नागपुर को क्यों चुना गया दंगे के लिए? तो इसके पीछे की जो गहरी राजनीति है, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय साजिश है, इसका खुलासा होना जरूरी है कि इसके पीछे कौन है। परत तर परत खुलेगी। मैं सरकार, शासन प्रशासन और खुफिया एजेंसियों के साथ खड़ा हूं कि मैं भी कुछ इनपुट आपको दूंगा, बशर्ते कि आप सही जांच करवाइए। क्योंकि यह बहुत बड़ा विषय है गंभीर कि नागपुर को क्यों चुना गया। वो नागपुर नहीं, जो नागपुर के मुख्यमंत्री खुद यहाँ के हैं जी, जहाँ आमदार लोग यहाँ पे इतने शिक्षित और सब प्रेरित आमदार हैं, और आपकी ये स्थिति में ऐसी घटना घट रही है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और आप इसमें सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो। आप इसमें एक प्रॉपर, आप उसका जो गाइडलाइन है, उसका एक प्रॉपर रूटीन जो है वो आप नहीं दे पा रहे हो, तो इसका कितना बड़ा नुकसान है इसमें। देखिए, नुकसान जो होना था वो हो गया, लेकिन अब भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है या जो ये वर्ग अभी जो 8, 10 साल 12 साल के बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो उनके सामने ये काला इतिहास न रहे। ये जो मिट्टी अपवित्र हुई हमारे नागपुर की पवित्र मिट्टी, इस मिट्टी पे दोबारा अपवित्रता ना आए, उसके लिए सरकार ने सोच समझ के कदम उठाने चाहिए। सरकार का काम है कि सबसे पहले आप ये बंद करवाइए, जो आप बयान दे रहे हैं, आपके मंत्री बयान दे रहे हैं, आप उग्रता वाले बयान दे रहे हैं, आप नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ये बयान रुकवाइए। आप पहले कब्र के लिए मत लड़िए, आप पहले इस चीज के लिए लड़ो कि हम इसकी रोकथाम कैसे करें। आम भारतीय, आम नागरिक, नागपुर का आम नागरिक, आप यकीन मानिए ये 3-4 दिन की पीड़ा मैं बता सकता हूं लोगों के कितने फोन मुझे आ रहे हैं। कोरोना काल से लोग टूटे हुए हैं, लोगों के घर में रोजी रोटी नहीं, बड़ी मुश्किल से गाड़ी पटरी पे आ गई थी। इस दंगे से, इस कर्फ्यू से लोग, फिर वही हालत हो गई लोगों की कि लोगों के घर में खाने के फाके गिर गए हैं। तो सरकारें पहले उनकी चिंता करें ना कि इसकी रोजी रोटी कैसे रहे, इसको स्वास्थ्य शिक्षा का लाभ कैसे मिले, इसका बच्चा स्कूल तक सलामत जाए, सलामत घर आए, उस घर में रोटी मिले, उस बुजुर्ग को जो पलंग पे आखिरी सांसें गिन रहा है उसको दवाई मिले। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। अफवाहें फैल रही हैं, बयान दिए जा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया आपने? आपके अधिकारियों तक पे हमला हुआ, आपके अधिकारियों तक पे हमला हुआ। जिस पुलिस ने आम नागपुरकर को सुरक्षा देनी थी वो खुद सुरक्षित नहीं है, वो खुद सुरक्षित नहीं था। आप कह रहे हैं कि 15 साल के बच्चे ने कुल्हाड़ी से हमला किया। कहां है वो 15 साल का बच्चा? कहां है वो 15 साल का बच्चा? क्या कार्रवाई उस बच्चे पे हुई? क्या उस बच्चे की काउंसलिंग हुई? अरे इन चीजों को बाजू करो, पहले ये देखो कि हम सदमे से उभरे कैसे, हमारे ऊपर में जो कलंक लगा उससे उभरे कैसे। लेकिन नहीं, विरोधी तो अपनी दुकानदारी चला रहा है। उससे चाहिए मुस्लिम वोट, ये हमारे सत्ता पक्ष चल रहा है, इसे चाहिए हिंदू वोट। मत बांटो हमें हिंदू मुसलमान में। हम एक पेड़ है इस भारत माँ के, और अलग अलग टहनियां हैं, हमको पेड़ ही रहने दो, पहले टहनियां हम अलग हैं। तो मिल के दंगा रोकने का हम प्रयास करें, ये विश्वास को वापस पटरी पे लाए, और एक दूसरे का विश्वास जीतने में कामयाब हो, उसके लिए हम काम करें, ये मेरी इच्छा है। ठीक ठीक हो ही गया ना? मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, अच्छा हो गया जहां तक मेरे को लग रहा है। बंद है, कर दो, कट कर दो।